Hello everyone, you are watching AdPlus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 134. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 134 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 134 पार्ट 5 के चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 4 बेसिकली जो है द यूनियन जुडिशियरी से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 134 टॉक अबाउट appellate jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। आर्टिकल 134 के तहत क्रिमिनल मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के appellate jurisdiction यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात की गई है। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में समझिए। इसमें ऐसा ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है यह ज्यूरिस्डिक्शन है, यानी अपील, यह अधिकार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है कि वो जो है अपील स्वीकार कर सकता है क्रिमिनल मामलों में जो कि हाई कोर्ट की तरफ से आता है। मान लीजिए कोई हाई कोर्ट के पास केस आया जो कि क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है, किसी ने किसी की हत्या कर दी, इस मैटर से या इस तरीके के केस से रिलेटेड है। तो ऐसे किसी केस पर कोई हाई कोर्ट जजमेंट देता है और जजमेंट में कुछ उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपील करना चाहिए, या किसी पक्षकार को लगता है, किसी पार्टी को लगता है जिसके बीच केस चल रहा हो, उसको लगता है कि अपील करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे केस में अगर अपील करता है तो सुप्रीम कोर्ट को उस अपील को लेने का, मतलब उसमें देखने का कि क्या अपील में जो है चीज़ें सही है या नहीं है, इस तरीके का जो है ज्यूरिस्डिक्शन अधिकार होता है, अपीलीय अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को। बस यही इस आर्टिकल में, आर्टिकल 134 में समझाया गया है। आगे थोड़ा इसे हम डेप्थ में समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। आर्टिकल 134 क्लॉज फर्स्ट, एन अपील shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a high court in the territory of India if the high court, भारत के क्षेत्र में किसी हाई कोर्ट के क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी कार्यवाही में किसी भी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर या सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, और ऐसी अपील जिन सिचुएशंस में की जाएगी वो आगे इस क्लॉज में 3 पॉइंट्स के अंतर्गत बताया गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हैज़ नो अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। यदि हाईकोर्ट ने अपील पर किसी आरोपी व्यक्ति को दोषमुक्त करने के ऑर्डर को उलट दिया हो, यानी रिवर्स कर दिया हो, और उसे मौत की सज़ा सुनाई हो, तब ऐसे किसी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर या सज़ा के खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी या की जा सकती है। आप इसे आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है कोर्ट में। पहले उसे दोष मुक्ति दे दिया गया कि वो बेकसूर है, फिर अगला ऑर्डर दे दिया कि नहीं वो दोषी है और उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। हो सकता है कि हाई कोर्ट ने उसे पहले ही दोष मुक्त किया हो, या फिर उसके हाई कोर्ट के जो नीचे कोर्ट्स हैं उन्होंने उसे दोष मुक्त किया हो कि वो बेकसूर है। उसके बाद हाई कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन रहा वो हो गया कि वो जो व्यक्ति है दोषी है और उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। तो अगर ऐसा कोई जो है फैसले को इसी तरीके से रिवर्स किया जाता है, उलट कर दिया जाता है, तो ऐसे केस में जो है सुप्रीम कोर्ट में इस सज़ा के खिलाफ अपील की जा सकती है। पॉइंट नंबर सेकेंड, हैज़ विड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर itself any case from any court subordinate to its authority and has in such a trial convicted the accused person and sentenced him to death। यदि हाईकोर्ट ने अपने अथॉरिटी के अंतर्गत किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से किसी भी मामले को सुनवाई के लिए वापस ले लिया हो, ऐसे मुकदमे में आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो और उसे मौत की सज़ा सुनाई हो,
तब उसे जो है ऐसे किसी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सज़ा के खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। देखिए, एक तो हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं। तो मान लीजिए कि किसी भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का केस उठाकर जिसमें जो है व्यक्ति को दोष मुक्त ठहराया गया था कि वो व्यक्ति बेकसूर है, वो केस उठाकर जो है हाई कोर्ट ने वापस ले लिया अपने पास सुनवाई के लिए, और उसमें जो है व्यक्ति को अपराधी ठहराया गया विचार वगैरह करके, और व्यक्ति को कहा गया कि इसको मौत की सज़ा देनी है। ठीक है? तब ऐसे किसी भी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर में जो सज़ा है दी गई है, इसके खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन पॉइंट 2 में एक और डिफरेंस है कि यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को सिर्फ दोष मुक्त ठहराया हो सकता है उसको कोई कम सज़ा दी हो और उस सज़ा को जो है हाई कोर्ट ने बढ़ा दिया हो और मौत की सज़ा दे दी हो। तो कुछ भी हो सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट ने हो सकता है यह भी कि उसे बेकसूर करार दे दिया गया हो और उसे छोटी-मोटी कोई सज़ा दे दी गई हो। तो यही पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में फ़र्क है कि पॉइंट 1 में सिर्फ ऐसा था कि उसे दोष मुक्त कर दिया गया था व्यक्ति को, और यहाँ पे क्या था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा दोष मुक्त तो हो सकता है दोष मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि उसको कोई कम सज़ा दी गई हो। कुल मिलाकर पॉइंट 2 में यह कहा गया है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा कोई भी सुनवाई की गई हो, उसको ना मानकर हाई कोर्ट ने अपनी एक अलग सज़ा सुनाई और वह जो है अपराधी को मौत की सज़ा सुना दी गई। पॉइंट नंबर 3 सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court। यदि आर्टिकल 134 के क्लाउज ए के तहत प्रमाणित करता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए उपयुक्त है यानी फिट है, तब ऐसे किसी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर या सज़ा के खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। देखिए, पॉइंट नंबर 3 को समझने के लिए यानी सब क्लॉज सी को समझने के लिए आपको जो है आर्टिकल 134 के क्लॉज ए को भी समझना पड़ेगा, साथ ही साथ आर्टिकल 145 के क्लॉज ए को भी समझना पड़ेगा। तो दोनों क्लॉज को आप जब समझ लेंगे तब जाके आपको ये पॉइंट क्लियर होगा एकदम। Provided that an appeal under subclause C shall lie subject to the provisions as may be made in that behalf under clause 1st of Article 145 and to such conditions as the High Court may establish or require। यहाँ आर्टिकल 134 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज सी में एक शर्त दी गई है कि सब क्लॉज सी के तहत अपील जो है ऐसे प्रोविजंस यानी प्रावधानों के अधीन होगी जो आर्टिकल 145 के क्लॉज फर्स्ट के तहत उस संबंध में किए जा सकते हैं, और साथ ही ऐसे शर्तों के अधीन होगी जिन्हें हाई कोर्ट एस्टेब्लिश या आवश्यक कर सकती है। देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 134 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज सी में एक शर्त दी गई है। बेसिकली यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो भी अपील की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, वो आर्टिकल 145 के क्लॉज फर्स्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, कि उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। उसके मतलब उसको ध्यान में रखा जाएगा कि उसमें जो जो लिखा है उसके दायरे से बाहर ना जाए। आर्टिकल 45 के क्लॉज फर्स्ट में के संबंध तो उसके तहत ही की जाएगी अपील सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही साथ जो है इसमें यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि अगर ऐसा कोई नियम या कानून बनाती है हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट कुछ बनाती कि कोई चीज़ स्थापित करती है, कोई चीज़ ज़रूरी बनाती है, हाई कोर्ट कुछ भी स्थापित कर सकती है कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ आवश्यक है, तो ये चीज़ रिक्वायर है, तो ये सब हाई कोर्ट रख सकती है। तो उसको भी, उन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए तब इन सब बातों का ध्यान में रखना होगा, बस यही कहा गया है। आर्टिकल 134 क्लॉज सेकेंड, Parliament may by law confer on the Supreme Court any further powers to entertain and hear appeals from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a high court in the territory of India, subject to such conditions and law limitations as may be specified in such law। पार्लियामेंट कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भारत के क्षेत्र में किसी हाई कोर्ट के क्रिमिनल प्रोसीडिंग
यानी कार्यवाही में किसी भी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर या सजा के खिलाफ अपील पर विचार करने और सुनने के लिए ऐसे कंडीशंस और लिमिटेशंस को रखते हुए कोई और पावर प्रदान कर सकती है जो ऐसे कानून में स्पेसिफाइड की जा सकती हैं। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए। मान लीजिए कि हाई कोर्ट में कोई जजमेंट दी गई, कोई फाइनल ऑर्डर दिया गया या कोई सज़ा दी गई और उसके खिलाफ अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या है कि पार्लियामेंट जो है ऐसे पावर्स दे सकती है और कानून के तहत, कानून द्वारा ऐसे पावर्स दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को कि वह अपील को सुन सके। लेकिन कानून द्वारा पावर तो देगी पार्लियामेंट, लेकिन उस पावर के साथ कुछ कंडीशंस, लिमिटेशंस भी स्पेसिफाइड कर देगी कि इस लिमिटेशंस और कंडीशंस के रहते हुए ही आप अपील पर विचार करेंगे और उस पर सुनवाई करेंगे, या फिर उससे सुनेंगे, विचार करेंगे और अपील को सुनेंगे। तो ऐसा जो है पावर जो है पार्लियामेंट कानून द्वारा कुछ लिमिटेशंस और कंडीशंस के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है अपील पर विचार और सुनने के लिए। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.